एपिसोड 94। जैसे ही ये शब्द निकले सभी लोग घबरा गए, लेकिन उनके आध्यात्मिक अन्वेषण के दौरान जानवरों की कोई लहर नहीं आई। यहाँ तक कि डैनी ने भी ध्यान नहीं दिया। युवा दाओवादी माई, क्या तुमने गलत देखा? नहीं, लेकिन फैंग चेन की आंखें दृढ़ थीं और उसने कहा, फिर से देखो। अपनी शंकाओं के बावजूद डैनी ने फिर से देखा, लेकिन इस नज़र ने उसके शरीर को निराशा से भरकर कांपने पर मजबूर कर दिया। जानवरों की लहर, एक और जानवर की लहर, और यह पिछली लहर से भी बड़ी है। जैसे ही ये शब्द निकले पूरा दर्शक स्तब्ध रह गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इस पर विश्वास नहीं करते हैं और अपनी आध्यात्मिक चेतना को चरम सीमा तक विस्फोटित कर चुके हैं। वे इसे महसूस करते रहते हैं। 10 सांसों को जानने के बाद दूर से एक भयानक दबाव आता है। इसके तुरंत बाद अंधेरा छा गया। वे सभी सायरन हैं, वास्तव में हैं, पहले से भी अधिक। एक योगिनी भय से दहाड़ उठी। इस समय वे अधिक शांत नहीं रह सके। जानवरों के पिछले आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी। द्वीप पर ऊर्जा इतनी नहीं है कि वे एक और राक्षसी लहर का सामना कर सकें। इस बार मुझे डर है कि वे सचमुच बर्बाद हो जाएंगे। द्वीप स्वामी, हमें क्या करना चाहिए? पीटर का अहंकार अब समाप्त हो गया था और वह भयभीत होकर पूछने लगा। लेकिन डैनी और क्या कर सकता था? उसने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। सब लोग, अब भागने का मौका हो सकता है। अब भी उनके पास बच निकलने का मौका है। जहां तक इस समय द्वीप पर मौजूद खुशकल्पित बौनों की बात है, तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। जब पीदे और अन्य लोगों ने ये सुना तो वे और भी अधिक हताश हो गए। समुद्र की ओर भाग जाना, इसमें और मरने का इंतजार करने में क्या अंतर है? अब अंतर्देशीय समुद्र में कोई भयंकर ज्वार नहीं आता। एक बार निशाना लग जाने पर मृत्यु की कोई संभावना नहीं रहेगी। नारिस ने फैंग चेन की ओर देखा और पूछा, साथी ताओवादी माई, क्या आपके पास कोई अन्य विचार है? कल्पित बौने उम्मीद भरी नजरों से फैंग चेन की ओर देखने लगे। चूंकि फैंग चेन ग्रैंडमास्टर स्तर पर लड़ सकता है, शायद उसके पास अभी भी जानवरों की इस लहर का विरोध करने का कोई तरीका है। लेकिन फैंग चेन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ग्रैंडमास्टर के खिलाफ लड़ने में सक्षम होना पहले से ही सीमा है। आकाश में जानवरों की भीड़ से निपटने के लिए वह क्या कर सकता है? हालांकि उसके लिए खुद को बचाना कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन लिंगलू द्वीप पर बाकी सभी लोग मर सकते हैं। ये देखकर सभी लोग पुनः हताश हो गए। नहीं, मैं यहाँ मरने का इंतजार नहीं करना चाहता। मैं अभी भी जवान हूँ। मेरा भविष्य अभी भी उज्ज्वल है। पतरस की आंखें लाल हो गईं और वह जानवरों की लहर की विपरीत दिशा में भाग गया। हालांकि वह समझ गया था कि बच निकलने से बचने की संभावना बहुत कम है, फिर भी वह कोशिश करना चाहता था। ये चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार करने से बेहतर है। जब अन्य भिक्षुओं ने ये देखा तो वे वहां नहीं रुके और अपनी अपनी दिशा में भाग गए। यहाँ केवल डैनी, जैस्मीन और कुछ अन्य शक्तिशाली लोग ही बचे हैं। तुम भाग क्यों नहीं जाते? फैंग चेन ने संदेह से पूछा। चमेली ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मास्टर बनने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे लिए ये पहले मरने की बात है। इसके अलावा मैं लिंगलू द्वीप की मूल निवासी योगिनी हूँ और मैं यहाँ से जाने का साहस नहीं कर सकती। बाटन ने कहा, भागने की उम्मीद बहुत कम है। मुझे लगता है कि यहाँ रहने की उम्मीद अधिक होगी। नारिस जोर से हंसा, मेरा परिवार यही है। परिवार के बिना अकेले रहना उबाऊ है। इसके अलावा अगर आप भाग गए तो शायद बच न पाएं। डैनी ने आह भरते हुए कहा, मैं पहले से ही घायल हूँ। अगर मैं भाग भी जाऊं तो भी मुझे डर है कि मैं ज्यादा दूर नहीं भाग पाऊंगा। प्रश्न पूछने वाले कई अन्य शक्तिशाली लोगों के पास भी कुछ कारण थे। डैनी ने फैंग चेन से पूछा, तुम क्यों नहीं चले जाते? तुम्हारी भागने की गति को देखते हुए क्रैकन से बच निकलना मुश्किल नहीं होना चाहिए। सभी लोग भी फैंग चेन को उत्सुकता से देखने लगे। यदि किसी के बचने की सबसे अधिक संभावना थी तो वह निस्संदेह वह था। आखिरकार उसकी बच निकलने की कला तो सभी को पता है। फैंग चेन एक पल के लिए चुप हो गया और बोला, मैं चला जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। चूंकि उसने बाहर निकलने का रास्ता छोड़ दिया था, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। यद्यपि इसमें कुछ खतरे भी होंगे, लेकिन खतरे अक्सर बड़े अवसरों के साथ आते हैं। जब सबने ये सुना तो वे समझ गए कि फैंग चेन ने यही रहने का फैसला किया है। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि माई दाओयू अभी भी एक भावुक व्यक्ति है। अगर मैं इस आपदा से बच सकता हूँ तो मैं निश्चित रूप से भाई माई के साथ एक अच्छी ड्रिंक लूंगा। डैनी उदारता से मुस्कुराया। अन्य बलवान पुरुष भी मुस्कुराए।
डैनी ने फिर कहा, ठीक है, सभी लोग तैयार रहें, अधिक से अधिक जानवरों की एक लहर आएगी। हालांकि मैं जियानलिंग मंदिर के उन लोगों से बहुत नाखुश हूं जो लोगों को नाक से देखते हैं, फिर भी मैं उनकी बात से सहमत हूं। उसने जानवरों की लहर की दिशा को दृढ़ता से देखा और कहा, एल्वों के लिए मौत तक लड़ो। अन्य कल्पित बौने भी गंभीर दिख रहे थे। उन्होंने एक स्वर में कहा, एल्व्स के लिए मौत तक लड़ो। फैंग चेन भी उनमें से एक था। जानकारी से हमें पता चला कि कल्पित बौने हमेशा से बहुत गर्वित रहे हैं। यहाँ तक कि कठिन परिस्थितियों में भी वे कभी हार नहीं मानते। धमाका! अचानक बहुत दूर से एक तेज आवाज आई जिसने तुरंत कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने चारों ओर देखा और एक बैंगनी स्तंभ को अज्ञात दूरी से आकाश में उठते देखा। उन्हें सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि वह स्थान उनसे हजारों मील दूर था। जादुई शक्ति को हजारों मील दूर से भी फूटते हुए देखा जा सकता है। ये कितनी भयानक शक्ति है! वहां क्या हुआ? नारिस पूछे बिना नहीं रह सका, लेकिन कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे सका। फैंग चेन ने भौहें सिकोड़ते हुए उधर देखा। उसे वह दिशा याद आ गई जिस दिशा में 8वें स्तर का समुद्री राक्षस उसका पीछा कर रहा था। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि यह वह स्थान है जहां प्रेम के देवता 8वें स्तर के समुद्री राक्षस ज़ुबेज़े से लड़ते हैं। सभी को अचानक यह एहसास हुआ कि आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में केवल एक शक्तिशाली व्यक्ति ही ऐसी भयानक ऊर्जा को बाहर निकाल सकता है। लव की रानी और ज़ुबेज़े इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं। क्या उन्होंने अपनी पहचान अलग कर ली है? नारिस ने पूछा। फैंग चेन ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वहां जरूर कुछ बड़ा हुआ होगा। अब विशाल बैंगनी बिजली का स्तंभ धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन समुद्र के बीच में एक गहरा गड्ढा था जो सीधे समुद्र तल तक जाता था। ये गड्ढा इतना बड़ा था कि उसमें पूरा लिंगलू द्वीप समा सकता था। अजीब बात यह थी कि जब ऊर्जा नष्ट हो गई तो समुद्र का पानी इस खाली स्थान में नहीं आया और वह वैसा ही बना रहा। लेकिन वहां मौजूद किसी को इसकी परवाह नहीं थी और अब ये सिर्फ प्रेम की देवी एलिस और ज़ुबेज़े तक सीमित नहीं रह गया था। इसके बजाय वहां कई और आंकड़े थे। ज़ुबेज़े अब एक जानवर नहीं था, बल्कि सफेद कपड़े और काले बालों वाला एक मजबूत आदमी था। उसके बगल में एक आदमी और एक औरत भी खड़े थे। वह आदमी लगभग 30 साल का लग रहा था और दिखने में काफी सुंदर था, लेकिन वह लगभग नग्न था और उसकी स्कर्ट में केवल कुछ पत्ते ही लिपटे हुए थे। वह महिला केवल 27 या 28 साल की लग रही थी। उसका शरीर मानव जैसा और पूंछ मछली जैसी थी। उसका रूप रंग सुंदर तो नहीं था, लेकिन उसमें परिपक्व महिला जैसी सुंदरता थी। उसके गौरवपूर्ण स्थान पर 2 अपेक्षाकृत बड़े गोले थे। यद्यपि वहां कोई बेल्ट नहीं बंधी थी, इसलिए गोले नहीं गिरे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वे दोनों आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में थे। लेकिन वे कल्पित बौने नहीं, बल्कि समुद्री राक्षस हैं। एलिस अकेली नहीं है। उसके जैसी दिखने वाली एक खूबसूरत महिला उसके पास खड़ी है और उसे सहारा दे रही है। वह परी आत्मा स्वर्गीय महल आत्मा भगवान लिंग की दूसरी आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र शक्ति है। इस समय दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन एलिस का सुंदर चेहरा थोड़ा आकर्षक है और वह अब पहले की तरह घमंडी नहीं है, जाहिर तौर पर आहत है। उसने ठंडे भाव से तीनों 8 स्तरीय समुद्री राक्षसों को देखा और कहा, ये वास्तव में अजीब है कि तुम तीनों एकजुट हो गए हो। क्या तुम मेरे कल्पित बौनों को नष्ट करने जा रहे हो? ज़ुबेज़े ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, इस बार हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है, कोई बुरी मंशा नहीं। तुम्हारी जंगली लहरें मेरे कल्पित बौनों के अधिकांश आंतरिक समुद्री द्वीपों को बहा ले जाने लगी हैं, और तुम अभी भी कहते हो कि तुम्हारी कोई बुरी मंशा नहीं है। एलिस ने गुस्से से कहा। ज़ुबेज़े ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों, आज 3 राक्षस सिर्फ आपके साथ सहयोग पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। जब तक आप सहमत हैं, हम तुरंत पीछे हट जाएंगे। एलिस ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा, लेकिन यह मामला जाति की सुरक्षा से जुड़ा था, इसलिए उसने अपना गुस्सा दबाते हुए पूछा, कैसा सहयोग? ज़ुबेज़े ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बहुत सरल है। हम तीनों भी भट्ठी में गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। ये सुनकर एलिस और अन्य कल्पित बौनों को अचानक एहसास हुआ, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम तीनों अपनी शिकायतों को एक तरफ रखकर सहयोग कर सकते हो। पता चला कि तुम भट्ठी में गुप्त क्षेत्र के लिए आए हो, एलिस ने कहा, और फिर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम अंदर जाने के बाद बाहर नहीं निकल पाओगे? भट्ठी में गुप्त क्षेत्र बेहद खतरनाक है। ज़ुबेज़े ने परवाह नहीं की और कहा, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे जवाब दें।
एलिस और एलिंग गहरी सोच में पड़ गए। वे नहीं जानते थे कि समुद्री राक्षस क्या योजना बना रहे थे, लेकिन समुद्री राक्षसों को अंदर आने देना एक अनिश्चित कारक बन सकता है। क्या तुम मुझे जल्दी से बता सकते हो? अगर ये तथ्य न होता कि केवल तुम ही भट्ठी में गुप्त क्षेत्र को खोल सकते हो, तो मैंने तुम्हें बहुत पहले ही खत्म कर दिया होता। बोलने वाला व्यक्ति 3 राक्षसों में से एक और पुरुष राक्षस था, जिसका नाम लुओ तियानकी था। बंशी ने यह भी कहा, तुम्हें जल्दी से निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे उत्तराधिकारी मौत से डर जाएंगे और हमारे 3 कुलों के जलपरियों के हमले का सामना नहीं कर पाएंगे। इस बंशी का नाम शिनलिसा है और वह शिनानन की माँ है। एलिस और एलिंग ने एक दूसरे को देखा और अंत में एलिंग ने कहा, हम सहमत हो सकते हैं, लेकिन कुछ आवश्यकताएं हैं। लुओ तियानकी ने ठंडी आवाज में कहा, हम आपके साथ चर्चा नहीं कर रहे हैं। एलिंग ने कहा, अगर हम सहमत नहीं हैं, तो भले ही हमारा कबीला नष्ट हो जाए, हम कभी सहमत नहीं होंगे। तीनों राक्षस थोड़े स्तब्ध थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि एलिंग इतना कठोर होगा। निश्चिंत रहें, एलिस ने कहा, यदि आप उन शर्तों से सहमत भी हो जाएं, तो भी उनका आप पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीनों राक्षस एक क्षण के लिए चुप हो गए और एक दूसरे से बातचीत करने लगे। अंत में ज़ू बेज़े ने कहा, ठीक है, तो हम आपकी शर्तें सुनेंगे। एलिंग ने कहा, चूंकि आप सहमत हैं, तो आप पहले अपने क्रैकन को पीछे हटने क्यों नहीं देते? कोई बात नहीं, ज़ुएबाइस के तीनों राक्षसों ने मना नहीं किया। आखिरकार उनका लक्ष्य पूरा हो गया था। फिर उनमें से प्रत्येक ने अपनी जादुई शक्तियां दिखाईं और प्रत्येक ने ध्वनि तरंगें भेजी जो पूरे आंतरिक समुद्र में फैल गईं। ठीक है, क्या अब हम बात कर सकते हैं? ज़ू बेज़े ने कहा। एलिंग ने कहा, स्वाभाविक रूप से। ध्वनि तरंग जहां भी गुजरी, अंतर्देशीय समुद्र में सक्रिय समुद्री राक्षस एक के बाद एक रुक गए। यहां तक कि द्वीप पर हमला करने वाला समुद्री राक्षस भी ऐसा ही था, और फिर कई कल्पित बौनों की स्तब्ध निगाहों के सामने पीछे हट गया। फैंग चेन और अन्य लोगों ने भी इस उतार चढ़ाव को महसूस किया। तभी उन्होंने देखा कि बढ़ता हुआ झुंड अचानक रुक गया और खुले समुद्र की ओर वापस चला गया। जानवरों का ज्वार कम हो गया है। ये दृश्य देखकर फैंग चेन और अन्य लोग हैरान रह गए, लेकिन तभी उत्साहपूर्ण नारे लगने लगे, जानवरों का ज्वार कम हो गया है, हम सब बच गए। पूछे गए कल्पित बौनों में से एक की आंखों में आंसू थे और वह रोने लगा। उसमें वह अहंकार नहीं था जो एक मजबूत आदमी में होना चाहिए। वे पहले से ही मरने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जानवरों का ज्वार अपने आप पीछे हट जाएगा। नरक से स्वर्ग जाने का एहसास, भले ही वे शक्तिशाली लोग हों, वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। प्रेम की रानी ने 8वें स्तर के समुद्री राक्षस को अवश्य ही पराजित कर दिया होगा, तभी तो जानवरों का ज्वार कम हुआ होगा। एक योगिनी ने उत्साह से कहा, ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए। प्रेम का देवता वास्तव में शक्तिशाली है और मेरे कल्पित बौनों का संरक्षक संत है। एक अन्य कल्पित बौने ने भी उत्साह से कहा। कल्पित बौने भी उनकी बातों से सहमत हो गए। आखिरकार केवल 2 रानियां ही एक जानवर की लहर को पीछे हटा सकती हैं। उन्होंने द्वीप पर कल्पित बौनों को देखा। वे नहीं जानते थे कि एक और जानवर की लहर अभी अभी आई थी, और वे अभी भी जानवर की लहर को हराने के उत्साह में थे। चलो चलें, लूट का माल इकट्ठा करने का समय हो गया है, डैनी ने मुस्कुराते हुए कहा। स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों को कोई आपत्ति नहीं हुई और वे एक के बाद एक द्वीप की ओर भाग गए। अगले कुछ दिन द्वीप पर अभी भी व्यस्तता रही। बेशक इस तरह की व्यस्तता आनंददायक है। आखिरकार यह विशाल समुद्र में उन समुद्री राक्षसों की लाशों से निपटना है। जानवरों की बाढ़ के कारण छोड़ी गई लाशें अनगिनत थीं, और राक्षस की गोलियां तो और भी अधिक थीं। बेशक डैनी और अन्य शक्तिशाली लोग क्रैकन के शरीर को साफ करने के लिए एक साथ नहीं रुकेंगे, बल्कि अलग अलग स्थानों पर जाकर ठीक हो जाएंगे। फैंग चेन ने डैनी द्वारा उसके लिए तैयार किए गए एकांतवास को अस्वीकार कर दिया और द्वीप पर वापस लौट आया। सौभाग्य से यह एक छोटा द्वीप है और समुद्री राक्षसों की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए इसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। हवेली में वापस आकर फैंग चेन बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया और छोटे टॉवर में प्रवेश किया। जब वह 4थी मंजिल पर पहुंचा तो छोटे टॉवर की 17वीं मंजिल पहले ही खुल चुकी थी। हालांकि उस समय स्थिति गंभीर थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने छोटे टॉवर में प्रवेश नहीं किया। 17वां छोटा टावर अभी भी पहले जैसा ही है, एक मेज और एक बक्सा। बक्सा खोलते ही तलवार देवता के खून की पूरी 199 बूंदें शरीर में प्रवेश कर गईं। इसके अलावा बक्से में सुनहरी रोशनी से चमकती हुई बाएं हाथ की हड्डी भी है। हे भगवान,
जब फैंग चेन ने इस हाथ की हड्डी को देखा, बिना किसी हिचकिचाहट के वह पलटा और भाग गया। लेकिन इस बाएं हाथ की हड्डी में आत्मा लगती है। ये सीधे फैंग चेन के बाएं हाथ पर पहुंची और उसके कपड़े फाड़ने लगी और उसके मांस और खून में घुस गई। आदि फैंग चेन का चेहरा भय से भरा हुआ था, लेकिन बाएं हाथ की हड्डी ने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और बाएं हाथ में छेद करना जारी रखा। अचानक छोटी सी टॉवर में एक दयनीय चीख गूंजी। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन उसके बाएं हाथ से दर्द आना बंद हो गया और फैंग चेन अंततः ठीक हो गया। वह कड़वी मुस्कान के साथ बोले, जो आना है वह आएगा। जब फैंग चेन ने तलवार दानव के दाहिने हाथ को प्रत्यारोपित किया, तो उसे एहसास हुआ कि एक दिन उसका बायां हाथ चलने में सक्षम नहीं होगा। निश्चय ही तलवार देवता का बायां हाथ आ गया, भले ही देर हो चुकी थी। उसने धीरे से अपना बायां हाथ उठाया और मुक्का मारा। धमाका! एक दिव्य शक्ति फूट पड़ी, सीधे टावर की दीवार पर उतरी। यद्यपि इससे दीवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन परत थोड़ी हिल गई। फैंग चेन इससे बहुत संतुष्ट था। आपको पता होना चाहिए कि छोटे टावर के अंदर का हिस्सा बेहद कठोर है, जिससे ये थोड़ा हिल सकता है, जो इस हाथ की ताकत को दिखाने के लिए पर्याप्त है। इस पंच में दिव्य शक्ति है। इसमें 3 मिलियन कड़ाहियों की शक्ति है। यह आसानी से एक ताओवादी साधक को मार सकता है। उसने फिर मुक्का मारा। यह मुक्का 10 दिव्य तलवारों में बदल गया। दीवार पर मारा। इस बार दीवार अधिक जोर से हिली। जब फैंग चेन ने ये देखा, तो वह मुस्कुराया और कहा, इस घूंसे में तलवार के देवता की शक्ति है, जो सामान्य जादुई शक्तियों से कमजोर नहीं है। यहाँ तक कि समान स्तर का एक भिक्षु भी इस घूंसे के सामने नहीं मरेगा। फिर उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और एक ही समय में जोर से चिल्लाया। देखते ही देखते देवताओं और राक्षसों की दर्जनों तलवारें निकल आईं। मीनार लगातार हिल रही थी। दोनों शक्तियां संगत हैं और वे तलवार दानव की दाहिनी भुजा के पूर्ण शक्ति हमले से कई गुना अधिक शक्तिशाली हैं। केवल इतना ही नहीं, तलवार भगवान के शरीर का परिवर्तन भी मूल के 60% तक पहुंच गया है और दिव्य शक्ति का नियंत्रण अधिक सटीक हो सकता है। इसके अलावा फैंग चेन की बाईं भुजा की कठोरता भी एक रहस्यमय जादुई हथियार के स्तर तक पहुंच गई है। फिर वह छोटे टॉवर से बाहर आया और एक वस्तु निकाली, जो कान की बाली थी। यह बाली पानी की बूंद की तरह दिखती है और इसका रंग पूरी तरह हरा है, जो काफी आध्यात्मिक है। फैंग चेन ने उसे अपनी हथेली में लिया और उसे हल्के से महसूस किया। उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि यह वस्तु वास्तव में मालिकहीन थी और शिनानन मालिक को नहीं पहचानता था, इसलिए वह इसका इच्छानुसार उपयोग कर सकता था। अजीब बात है, मादा मछली मालिक को क्यों नहीं पहचानती? फैंग चेन ने भौहें सिकुड़ी। यदि दूसरा पक्ष मालिक को पहचान लेता, तो ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाती और वह इतना शर्मिंदा नहीं होता। उन्होंने कान की बाली को ध्यान से देखा, लेकिन कोई असामान्यता नहीं पाई। भूल जाओ, इसकी चिंता मत करो, पहले मालिक को पहचानो। ये देखकर कि वास्तव में कोई समस्या नहीं थी, फैंग चेन को अब कोई चिंता नहीं थी और वह सीधे मालिक को पहचानने लगा। दूसरे पक्ष को चिंता थी, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी। अधिक से अधिक वह आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में किसी शक्तिशाली व्यक्ति को अपमानित करेगा। इसके बाद वह अपना रूप बदल लेता और दूसरा पक्ष चाहकर भी उसे ढूंढ नहीं पाता। फिर वह मालिक को पहचानने लगा। चूंकि यह कोई मालिकहीन वस्तु थी, इसलिए इसके मालिक को पहचानना काफी आसान था। जल्द ही वह सफलतापूर्वक मालिक को पहचान गया और बाली का नाम भी जान गया। इस बाली का नाम है माइंड यिंग, पृथ्वी रैंक 1, और इसके केवल 2 कार्य हैं। 1. मानसिक शक्ति का संपीड़न मजबूत करो। 2. मानसिक शक्ति दोगुनी करें। लेकिन ये केवल ये 2 कार्य हैं, लेकिन ये फैंग चेन को चौंका दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि उस मछली की मानसिक शक्ति इतनी प्रबल है। पता चला कि वहां खजाना है। इस समय अचानक उसे एहसास हुआ, यदि दूसरे पक्ष ने उस पर अचानक आक्रमण न किया होता तथा उसकी मानसिक शक्ति को वह समझ गया होता, तो वह उसका विरोधी नहीं होता। और ये तो सिर्फ एक बाली का काम है। अगर 2 हों, तो क्या ये दोहरा विस्फोट नहीं होगा? ये सोचकर फैंग चेन का दिल उत्साह से भर गया। मानसिक शक्ति दुगुनी हो तो उसकी आध्यात्मिक आंखों की शक्ति भी दुगुनी हो जाती है। ऐसी शक्ति के साथ उच्च स्तरीय साधक का सामना करते समय भी उसका मानसिक आक्रमण प्रभावी हो सकता है। और मानसिक शक्ति का प्रयोग केवल आक्रमण के लिए ही नहीं होता। आध्यात्मिक अन्वेषण और कीमिया के लिए मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। ये सोचकर उसे फिर से पछतावा हुआ।
यह अफसोस की बात है कि मुझे दूसरी बाली नहीं मिली, अन्यथा मेरी ताकत बहुत बढ़ जाती। लेकिन अब पछताना बेकार है। कान की बाली को देखकर फैंगचेन दुविधा में पड़ गया। एक वयस्क व्यक्ति के लिए कान में बाली पहनना अच्छा नहीं है, लेकिन वह इसे पहने बिना इसका उपयोग नहीं कर सकता। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार उसने बढ़िया लोहे के टुकड़े से एक हार बना लिया। खोजे जाने से बचने के लिए उसने एक आध्यात्मिक वस्तु का उपयोग किया जो आध्यात्मिक अन्वेषण को अवरुद्ध कर सकती थी। एक चतुर छोटे घन को परिष्कृत करने के लिए उसमें बाली डाल दी और फिर उसे हार पर लटका दिया और अपने शरीर पर पहन लिया। इस तरह ये त्रुटिरहित होगा जब तक कोई जबरदस्ती खोजबीन न करे, लेकिन अगर वह ऐसा करेगा तो उसे अवश्य ही खोज लिया जाएगा। इस युद्ध से मुझे कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है और मैं इस अवसर का उपयोग तलवार देवता के शरीर के दाव छिद्र को पुनः खोलने के लिए करूंगा। इस बार उसे तलवार देवता का पर्याप्त रक्त मिला जो उसके छिद्रों को खोलने के लिए सबसे उपयुक्त था। फिर उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। ये वापसी बहुत लंबी नहीं थी। 7 दिन बाद लिंगलू द्वीप के रक्षक फैंगचेन के द्वीप पर आए और सम्मानपूर्वक कहा, भगवान माई, द्वीप स्वामी आपको आमंत्रित करते हैं। द्वीप पर फैंगचेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। 7 दिनों के अभ्यास से उसकी साधना सुदृढ़ हो गई और उसी समय तलवार भगवान के शरीर का एक छिद्र खुल गया। अब कुल 5 छिद्र खोले जा चुके हैं और इस छिद्र में तलवार भगवान के खून की पूरी 130 बूंदें खर्च हुई, जिससे फैंगचेन को लंबे समय तक व्यथित महसूस हुआ। हालांकि तलवार भगवान के इतने सारे रक्त को अवशोषित करने के बाद फैंगचेन की तलवार भगवान का शरीर फिर से बेहतर हो गया, जो 62/10,000 तक पहुंच गया। हालांकि यह केवल 2 अंक थे, लेकिन इससे फैंगचेन को लगा कि तलवार भगवान का शरीर मजबूत हो रहा था। देवताओं और दानवों के परिवर्तन के तहत शक्ति में भी काफी सुधार हुआ। उसे शिन आनंद से फिर से निपटने दो, वह निश्चित रूप से पहले की तरह असहाय नहीं होगा। मुझे अब बुलाया गया है। मुझे डर है कि समुद्री राक्षसों से निपटा जा चुका है, अब संसाधन जुटाने का समय आ गया है। इस बार वह संसाधनों के लिए समुद्री राक्षसों से निपटने में बहुत सक्रिय थे। उनमें से दानव गोलियां सबसे महत्वपूर्ण हैं। आखिरकार वे इस डोमेन की सार्वभौमिक मुद्रा हैं और सुनहरे अंडे को भी खुद को बेहतर बनाने के लिए इन राक्षसी गोलियों की जरूरत है। राक्षसों के समुद्र के नीचे चट्टानी क्षेत्र में आने के बाद से सुनहरे अंडे ने लंबे समय तक राक्षस की गोलियां नहीं खाई हैं। यद्यपि जब तक ये सोता है तब तक इसमें सुधार होता रहता है, परंतु खेती का ये तरीका थोड़ा धीमा है। इसलिए फैंगचेन चाहता है कि सोने का अंडा जल्द से जल्द सुधर जाए। आखिरकार सोने का अंडा भी उसी की तरह विभिन्न स्तरों पर लड़ने की क्षमता रखता है। ये सिर्फ इतना है कि अब ये केवल ताओवादी क्षेत्र के शीर्ष स्तर से ही निपट सकता है और ग्रैंडमास्टर अभी भी इसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। लेकिन जब तक उसे पर्याप्त मात्रा में दानव गोलियां दी जाती हैं, तब तक शुरुआती ग्रैंडमास्टर को हराना कोई सपना नहीं है। फिर उसने अपना सामान बांधा और द्वीप छोड़ दिया। जब गार्डों ने फैंगचेन को बाहर आते देखा तो वे अधिक सम्मानजनक हो गए। फैंगचेन ने कहा, मार्गदर्शन करो। हाँ, रक्षक आत्मा फैंगचेन को वापस लिंगलू द्वीप ले गई। इस समय लिंगलू द्वीप के आसपास के सभी समुद्री राक्षसों की लाशें साफ कर दी गई हैं। हालांकि समुद्र का पानी अभी भी रक्त जैसा लाल है, लेकिन ये पहले की तुलना में बहुत पतला है। जब रक्षक योगिनी फैंगचेन के साथ हवा में उड़ी तो कई भिक्षुओं ने उसे पहचान लिया और सम्मानपूर्वक सलामी दी। कुछ नागरिक तो जमीन पर घुटने टेककर उस दिशा में झुक गए जिस ओर वह गया था। जब फैंगचेन ने ये देखा तो उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके बगल में खड़े रक्षक योगिनी ने आदरपूर्वक कहा, मास्टर माय, अब आप मेरे लिंगलू द्वीप के महान उपकारकर्ता हैं। हर कोई जानता है कि हम आपकी वजह से इस आपदा से बच सकते हैं और हम आपके आभारी हैं। यह अफसोस की बात है कि आप भयंकर ज्वार का विरोध करने के बाद अभ्यास करने के लिए वापस चले गए, अन्यथा आप उस दिन द्वीप में प्रवेश करते समय लोगों द्वारा आपकी पूजा करने का भव्य दृश्य देख सकते थे। ये सुनकर फैंगचेन ने कहा, आप बहुत दयालु हैं। जानवरों की लहर का विरोध करना मेरा अपना श्रेय नहीं है। द्वीप पर हर योगिनी ने योगदान दिया है। मैंने बस वही किया जो मैं कर सकता था। वह विनम्र नहीं था। यदि पूरे द्वीप ने पहले ही एकजुट होकर प्रतिरोध नहीं किया होता तो वे उसके द्वारा कार्रवाई किए जाने तक कैसे टिके रह सकते थे। ये श्रेय सिर्फ उनका नहीं है। बेशक श्रेय के मामले में वह अभी भी अधिक है। आखिरकार वह एक मास्टर स्तर के मजबूत व्यक्ति के साथ काम कर रहा था और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहां तक इनाम की बात है तो वह वैसे भी अधिक होना चाहिए। फैंगचेन के व्यापक मन को देखकर
रक्षक कल्पित बौने तुरंत उसकी अधिक प्रशंसा करने लगे। जल्द ही वे श्वांगलू वृक्ष की सबसे ऊंची हवेली द्वीप स्वामी की हवेली में पहुंच गए। द्वीप स्वामी के भवन में उपस्थित कल्पित बौनों ने देखा कि यह फैंग चेन ही था जो आया था, और उन्होंने आदरपूर्वक उसे सलाम किया। स्वाभाविक रूप से सड़क पर कोई अवरोध नहीं था और वे एक हॉल में आ गए। हॉल अभी भी उन ताकतवर लोगों से भरा हुआ था जो सवाल पूछ रहे थे, लेकिन ज्वार आने से पहले की तुलना में यहाँ आधी संख्या में लोग थे। जहाँ तक पिट का सवाल है, जिसने पहले उनसे मुकाबला किया था, वह उनमें से नहीं था। यह अफवाह है कि भागने के बाद उन्हें समुद्री राक्षसों के एक समूह का सामना करना पड़ा और दिशा बदलने के बाद एक जानवर की ज्वार का सामना करना पड़ा और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन यह एक अफवाह है और यह अज्ञात है कि यह सच है या नहीं। फैंग चेन को आते देख बलवान लोगों ने उसे सलाम किया और उसका अभिवादन किया। जब वह पहली बार आए थे तब से अब तक इसमें बहुत अंतर आया है। फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए एक एक करके जवाब दिया और फिर बैठ गया। कुछ ही देर बाद डैनी हॉल के पीछे से अंदर आया। पहले की तुलना में उसके चेहरे पर पहले जैसी पीलापन नहीं था, बल्कि वह अधिक लालिमा लिए हुए था। लेकिन उसका चेहरा अच्छा नहीं था और वह थोड़ा भारी दिख रहा था। हर कोई चौंक गया। क्या वे आज श्रेय साझा करने के लिए यहाँ नहीं हैं? द्वीप का मालिक इतना बेजान क्यों दिख रहा है? जैस्मिन ने पूछा। द्वीप मालिक, क्या हुआ? डैनी ने कमरे में चारों ओर देखा और कहा, हर कोई, मुझे कुछ समय पहले खबर मिली थी कि दिली द्वीप नष्ट हो गया था और द्वीप पर सभी 40 मिलियन कल्पित बौने मारे गए थे। यहाँ तक कि दिली द्वीप के द्वीप मालिक लॉर्ड फैंग तियान द्वीप पर मर गए। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा कमरा शांत हो गया। सभी लोग अविश्वास से डैनी की ओर देखने लगे। दिली द्वीप, यह उनके कल्पित बौनों के 9 द्वीपों में से एक है। उनमें से कम 20 ग्रैंड मास्टर हैं। 2 शीर्ष ग्रैंड मास्टर भी हैं, लेकिन वे नष्ट हो गए। द्वीप मालिक, क्या हो रहा है? 9 द्वीपों पर हजारों सालों से कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, तो फिर वे इस बार भयंकर ज्वार का प्रतिरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जैस्मिन ने पूछा। ये सचमुच अविश्वसनीय है। उनकी मान्यता के अनुसार अन्य द्वीपों के नष्ट होने की संभावना है, परंतु 9 द्वीपों का नष्ट होना असंभव है, क्योंकि ये 9 द्वीप शीर्ष द्वीप हैं और लिंगशियान द्वीप के बाद दूसरे स्थान पर हैं। चाहे वह मजबूत या द्वीप संरक्षण गठन हो, वे आंतरिक समुद्र में सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर 8वें स्तर का समुद्री राक्षस भी आ जाए तो द्वीप को नष्ट करने में 1 महीना लग जाएगा। लेकिन इस बार यह भयंकर ज्वार केवल 10 दिन तक चला। 10 दिन में ही द्वीप नष्ट हो गया। ये वाकई अविश्वसनीय है। डैनी ने आह भरते हुए कहा। ताज़ा समाचार के अनुसार दिली द्वीप ने लगभग 70% जानवर ज्वार को आकर्षित किया है। उनमें से 90 स्तर 7 सायरन से कम नहीं है और 5 शीर्ष स्तर 7 सायरन हैं। जहां तक लेवल 7 से नीचे वालों की बात है, तो ऐसे अनगिनत लोग हैं। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा दर्शक मंडल चुप हो गया। इन सायरन की संख्या 100 से भी अधिक है। इतने सारे उच्च स्तरीय सायरन! क्या ऐसा हो सकता है कि बाहरी समुद्र में स्तर 8 के सायरन एकजुट हो गए हैं? मोली ने कुछ प्रश्न सुने। 8 स्तरीय सायरन में इतने सारे स्तर 7 सायरन होना बिल्कुल असंभव है। फिर कुछ स्तर 8 सायरन मिलकर इतने सारे उच्च स्तरीय सायरन बनाने लगे। ये कैसे संभव है? उन स्तर 8 सायरन की अपनी अपनी शिकायतें हैं। उनका एक साथ एकजुट होना असंभव है। कुछ कल्पित बौने इस पर विश्वास नहीं करते थे। बाहरी समुद्र में कई जलपरियां हैं और उनमें से प्रत्येक एक जनजाति है। कल्पित बौनों के लिए शत्रु पूरा बाहरी समुद्र है, लेकिन इन जलपरियों के लिए कल्पित बौने उनमें से एक मात्र हैं। डैनी ने कहा, लेकिन इस बार वास्तव में यह 8वीं मंजिल के 3 समुद्री जलपरी थे जिन्होंने एकजुट होकर इतनी बड़ी लहरें पैदा की। जो लोग पहले हम पर हमला करने वाले थे, वे वही लोग थे जो दिली द्वीप को नष्ट करने के बाद हमें सुदृढ़ बनाने आए थे। बाटन ने पूछा, इसके बाद वे अचानक पीछे क्यों हट गए? इतना बड़ा जंगली ज्वार, मुझे डर है कि हमारे कल्पित बौने भारी नुकसान उठाएंगे। डैनी ने कहा, खबरों के अनुसार दोनों रानियों ने 3 8वें स्तर की समुद्री जलपरियों के साथ एक समझौता किया और जानवर ज्वार पीछे हट गया। इस बिंदु पर उन्होंने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, अगर दोनों रानियों ने अधिक धीरे धीरे बातचीत की होती तो हम यहाँ मर गए होते। सब लोग चुप थे। दरअसल दिली द्वीप की तुलना में वे बेहद भाग्यशाली थे। द्वीप मालिक, क्या आप जानते हैं कि दोनों रानियों के साथ उनका क्या समझौता हुआ था? जैस्मिन ने पूछा। डैनी ने कहा, खबरों के अनुसार ऐसा लगता है कि यह भट्टी में गुप्त क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन मुझे अधिक विशिष्ट जानकारी नहीं है।
उन्होंने चारों ओर देखा और कहा, साथी ताओवादियों, मैं एक और शब्द कहूंगा। सभी लोग डैनी के शब्दों का इंतजार कर रहे थे। डैनी ने आगे कहा, मुझे पता है कि आप में से कई लोग इस बार भट्टी के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि इस बार आप न जाएं। विदेश में रहने वाले लेवल 8 के समुद्री राक्षस इस गुप्त क्षेत्र में शामिल हैं, और रॉकहॉर्न जनजाति भी दूसरी तरफ से प्रवेश करेगी। ये गुप्त क्षेत्र निश्चित रूप से शांतिपूर्ण नहीं है, और मृत्यु दर 70% जितनी अधिक है। हमारे पास पर्याप्त जीवन काल है, और प्रवेश करने से पहले 100 साल और इंतजार करने में देर नहीं होगी। पूरा दर्शक मंडल चुप हो गया और किसी ने डैनी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। डैनी ने ये देखकर हल्की सी आह भरी। वह जानता था कि चाहे वह कितना भी कुछ कहे, वह कुछ लोगों को राजी नहीं कर सकता था जो अंदर जाना चाहते थे। लेकिन ये भी सामान्य बात है, क्योंकि महान अवसरों के साथ अक्सर महान संकट भी आते हैं। जो लोग इस स्तर तक साधना कर सकते हैं, उन्होंने मूलतः जीवन और मृत्यु का अनुभव कर लिया है। उन्होंने कहा, ठीक है सभी लोगों, मैंने वह सब कुछ कह दिया है जो मुझे कहना चाहिए था, तो चलिए अब योग्यता के आधार पर लोगों को पुरस्कृत करना शुरू करें। ये सुनकर सभी ने अपने पिछले विचार एक तरफ रख दिए। बाद में दिली द्वीप और भट्टी में गुप्त क्षेत्र के विनाश के बारे में सोचने में बहुत देर नहीं होगी। वे इस बात पर अधिक उत्सुक हैं कि इस बार उन्हें कितने संसाधन मिल सकेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इस भीषण ज्वार में अरबों समुद्री राक्षस मर गए। निम्न स्तर के सायरन की बात तो छोड़ ही दे, स्तर 4 से ऊपर के सायरन की संख्या कम से कम करोड़ों में है। उनमें से 30 से अधिक स्तर 6 शिखर सायरन मर गए, और उन सायरन की दानव कोर और लाशें अमूल्य थीं। डैनी ने कहा, इस युद्ध की लूट का 60% हिस्सा लिंगलू द्वीप पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या इसमें कुछ गलत है? स्वाभाविक रूप से कल्पित बॉनों को कोई आपत्ति नहीं थी। इस समय लिंगलू द्वीप पर खपत वास्तव में बहुत अधिक है, और यह 60% केवल अस्थायी रूप से ही खपत को बनाए रख सकता है। चमेली मुस्कुराए और बोली, द्वीप मास्टर, बस इसे जल्दी से बाहर निकालो। क्या आप नहीं देखते कि हर कोई कितना लालची है? डैनी ने हल्का सा मुस्कुराया, कुछ और नहीं कहा, और कई हड्डियों को रखने वाली अंगूठियां निकाल लीं। जैसे ही ये अस्थि भंडारण छल्ले बाहर निकले, वे कल्पित बॉनों की ओर उड़ चले। कल्पित बॉनों ने तुरंत अपने सामने रखी हड्डियों के भंडारण की अंगूठियों को ले लिया और उन्हें एक के बाद एक महसूस किया। जब आप अंदर के संसाधनों को देखेंगे, इसमें आश्चर्य, शांति, निराशा आदि विभिन्न भाव थे। फैंग चेन ने हड्डी भंडारण अंगूठी भी ली और उसकी थोड़ी जांच की। हालांकि मुझे पता है कि इस बार मैं उन चंद लोगों में से एक हूं जिनके पास सबसे ज्यादा है। लेकिन जब उसे अंदर का एहसास हुआ तो उसकी सांसें रुक गईं। अंदर 5 मिलियन स्तर 3 राक्षस गोलियां हैं। वहां सभी प्रकार की तृतीय स्तरीय सायरन सामग्रियां हैं, जो लगभग एक छोटे से पहाड़ के आकार में एकत्रित हैं। यदि ये सामग्रियां बेची भी जाएं तो इनकी कीमत लगभग 6 मिलियन दानव गोलियों के बराबर होगी। स्तर 4 और 5 की दानव गोलियां कम हैं, लेकिन कुल मिलाकर अभी भी लगभग 10 लाख हैं। जहां तक सामग्री की बात है, तो वह काफी मात्रा में थी, जो एक छोटे से टीले के आकार में इकट्ठी हो गई थी। जहां तक मूल्य का प्रश्न है, इस बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। स्तर 6 की राक्षस गोलियां बहुत कम हैं, केवल 300। उनमें से केवल 5 छठे स्तर के शिखर सायरन हैं, और बाकी साधारण छठे स्तर के सायरन हैं। फैंग चेन पहले से ही इस बात से बहुत संतुष्ट था। आखिरकार, इस बार बहुत सारे लेवल 6 पीक सायरन नहीं मारे गए थे। छठे स्तर के शिखर सायरन के लिए सामग्री अब पहले की तरह बेतरतीब ढंग से नहीं रखी जाती है। इसके बजाय उन्हें संसाधित किया जाता है और विभिन्न बक्सों में सावधानीपूर्वक संग्रहित किया जाता है। फैंग चेन समझ गया कि यदि इनमें से कोई भी सामग्री बेची गई तो उसकी कीमत 1 या 2 मिलियन होगी। इनके अलावा यहाँ वहाँ कुछ और चीजें भी हैं। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, फैंग चेन ने अपनी चेतना वापस ले ली और शांति से झुककर कहा, धन्यवाद द्वीप मास्टर। डैनी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर दूसरों की ओर देखा और पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इस बार के पारिश्रमिक से संतुष्ट हैं? अन्य कल्पित बौने एक दूसरे को देखकर सलाम करने लगे, धन्यवाद द्वीप मास्टर, हम बहुत संतुष्ट हैं। डैनी ने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी स्थिति में सभी लोग नीचे जाकर आराम करें। आज रात को भयंकर ज्वार का विरोध करने में मिली सफलता का जश्न मनाने के लिए एक भोज होगा। हम तब अच्छी बातचीत कर सकते हैं। हाँ, स्वाभाविक रूप से कल्पित बौनों को कोई आपत्ति नहीं थी, और वे जो कुछ हासिल किया था, उसे निपटाने की योजना बना रहे थे। फिर उन्होंने अलविदा कहा और चले गए।
फैंग चेन भी ऐसा करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसने डैनी की आवाज सुनी। मित्र माय, कृपया रुकें। ये सुनने के बाद फैंग चेन हिले नहीं। नलिसी मूलतः फैंग चेन के साथ जाना चाहती थी। ये देखकर वह समझ गया कि द्वीप के मालिक को फैंग चेन से कुछ निजी बात करनी है, इसलिए वह चतुराई से वहां से चला गया। जल्द ही सभी कल्पित बौने वहां से चले गए और केवल फैंग चेन, डैनी और जैस्मीन ही हॉल में रह गए। ये देखकर डैनी ने अपना हाथ हिलाया और हॉल में मौजूद फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। फैंग चेन ने इसे थोड़ा सा महसूस किया और जब उसने पुष्टि की कि यह सिर्फ एक अलगाव संरचना थी तो उसे राहत मिली। जैसे ही यह संरचना सक्रिय हुई, डैनी को कुछ बार खांसी आए और उसकी सांस अचानक कमजोर हो गई। उसने जल्दी से एक गोली निकाली और निगल ली और फिर उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। फैंग चेन को देखते हुए वह कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका और बोला, मुझे खेद है भाई माई, मैंने खुद को मूर्ख बना लिया। फैंग चेन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, द्वीप स्वामी की चोटें बदतर होती जा रही हैं। डैनी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। शिन आनंद का वो गुप्त हमला आसान नहीं था। इसने न केवल मेरे शरीर को चोट पहुंचाई, बल्कि मेरी चेतना के सागर को भी। मुझे डर है कि इस चोट से उबरने में कम से कम 10 साल लगेंगे, और मुझे डर है कि मेरे लिए अगले स्तर तक आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। ये सोचते सोचते उसकी आंखें उलट पुलट हो गईं। उनके लिए ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचना पहले से ही बेहद कठिन था, और अगले स्तर तक पहुंचना और भी कठिन था। इस चोट ने ग्रैंड मास्टर रियल्म के दूसरे स्तर तक पहुंचने के उनके रास्ते को बाधित कर दिया, जिससे उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची। साधना का मार्ग पहले से ही कठिन है, और राक्षसों के समुद्र में रहने का वातावरण भी कठिन है। यद्यपि स्थिति जितनी अधिक खतरनाक होगी, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति उभरेगा, लेकिन उतनी ही अधिक संभावना होगी कि कोई व्यक्ति मर भी जाएगा। वास्तव में ज्यूझो और दानव सागर के नीचे चट्टानी क्षेत्र के बीच ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वहां रहने का वातावरण बहुत अलग है। ज्यूझो के प्रतिभाशाली लोगों की यात्रा सुगम हो सकती है और वे सुरक्षित रूप से शीर्ष तक पहुंच सकते हैं, लेकिन दानव सागर काम नहीं करता। यदि आप आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको जीवन और मृत्यु का अनुभव करना होगा। केवल जीवित बचे लोग ही ज्ञान प्राप्ति के योग्य होते हैं। डैनी ने आगे कहा, मैं आपसे एक एहसान मांगने आया हूँ। फैंग चेन ने कहा, साथी ताओवादी, कृपया बोलें। डैनी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप 10 साल तक मेरे लिए लिंगलू द्वीप की रक्षा करेंगे। बेशक, मैं अगले 10 वर्षों में आपके साथ अनुचित व्यवहार नहीं करूंगा। वेतन से हर साल कम से कम 5 मिलियन दानव गोलियां मिलेंगी। अगर आपको कुछ खोजने की जरूरत है, तो आप इसे खोजने के लिए द्वीप भगवान के हवेली के कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। फैंग चेन चुप था। प्रति वर्ष 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन, ये वास्तव में उनके लिए बेहद आकर्षक था। द्वीप के मालिक की स्थिति और संबंधों के साथ, वह अधिकांश आत्मिक पत्थरों को अपनी साधना के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों के लिए विनिमय कर सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लिंगलू द्वीप से बंध जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राक्षस राजा ने उससे क्या कहा। उसके लिए अकेले रहना ही नियति है, और दूसरों के बहुत करीब आने से उन्हें केवल दुख ही पहुंचेगा। यदि वह लिंगलू द्वीप पर रहेगा तो वह द्वीप पर आपदा ला सकता है। फैंग चेन को तो ये भी संदेह था कि उसके आगमन के कारण ही कल्पित बौने जानवरों की बाढ़ से भड़क गए थे, जो 1000 वर्षों में नहीं देखी गई थी। बेशक, ये सिर्फ उनका आत्म मजाक है। ये स्पष्ट था कि सायरन इसके लिए तैयार था और संयोगवश उसका सामना इसी से हुआ। लेकिन वह जानता था कि वह वहां नहीं रुक सकता, द्वीप की खातिर और मेरी अपनी सुरक्षा के लिए। तो उसने कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, द्वीप के मालिक, लेकिन मुझे अकेले रहने की आदत है। मेरे लिए द्वीप पर रहना वास्तव में बहुत असुविधाजनक है। डैनी को लगा कि फैंग चेन मना कर देगा, और उसने कहा, तुम्हें इतनी जल्दी निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, मेरे दोस्त। मैंने अभी बोलना खत्म नहीं किया है। जब तक आप रुकने को तैयार हैं, मैं आपको नया दर्जा देने की गारंटी दे सकता हूँ। पहचान? हाँ, वह लिंगजियान मंदिर के एक बुजुर्ग हैं, डैनी ने कहा। फैंग चेन थोड़ा स्तब्ध था। वह उस बुजुर्ग की पहचान जानता था। कल्पित बौनों पर एक प्रतिबंध है, हर कल्पित बौना अपनी इच्छा से किसी भी द्वीप पर नहीं जा सकता। द्वीपों पर जाने के लिए पास की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से फेरी मंदिर के निकट स्थित द्वीपों पर। केवल लिंगलू द्वीप जैसे द्वीप, जो अंतर्देशीय समुद्र के बाहरी इलाके में स्थित हैं, को ऐसे प्रतिबंधों की आवश्यकता नहीं है। यदि उसके पास ये पहचान है, तो वह बिना किसी प्रतिबंध के आंतरिक सागर में स्वतंत्रतापूर्वक विचरण कर सकता है। डैनी ने कहा,
साथ ही दाओवादी, इस पहचान को कम मत समझो। प्रतिबंधों को हटाने में सक्षम होने के अलावा इस पहचान में उच्च अधिकार भी हैं। कुछ जानकारी जो जनता के सामने प्रकट नहीं की जाती है, प्रदान की जाएगी, और यहाँ तक कि कुछ खजाने जो बाजार में दिखाई देना बिल्कुल असंभव है, उन्हें खरीदा जा सकता है। अंतर्देशीय समुद्री संसाधनों पर नियंत्रण अत्यंत सख्त है। भले ही आपके पास अनगिनत दानव गोलियां हों, लेकिन सभी खजाने खरीदे नहीं जा सकते। कुछ सबसे कीमती खजानों पर जियानलिंग पैलेस का नियंत्रण है और केवल उनके आंतरिक कर्मचारी या शक्तिशाली लोग ही उन्हें खरीदने के योग्य हैं। मुझे कहना होगा कि फैंग चेन भावुक हो गया। उन्होंने मूल रूप से अंतर्देशीय सागर में 9 द्वीपों पर जाने की योजना बनाई थी, या यहाँ तक कि मन को खोलने के लिए और अधिक संसाधन प्राप्त करने के लिए लिंगजियान द्वीप पर जाने की भी योजना बनाई थी। लेकिन चूंकि उनकी कोई पहचान नहीं थी, इसलिए उन्हें लिंगलू द्वीप पर ही रहना पड़ा। यदि उनकी यह पहचान होती तो उन्हें खुले समुद्र में जोखिम नहीं उठाना पड़ता। वह गहरी सोच में पड़ गया। डैनी ने कहा, क्यों झिझकना मेरे दोस्त, 10 साल तो हमारे लिए पलक झपकने के बराबर है। रास्ता पूछने वाले लोगों की जीवन अवधि लगभग 1000 वर्ष है, इसलिए उनके लिए 10 वर्ष वास्तव में कुछ भी नहीं है। लेकिन फैंग चेन ने आखिरकार आह भरी और कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद द्वीप मास्टर, लेकिन मेरे पास ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मैं नहीं रह सकता। चमेली, जो चुप रही थी, भी बोल पड़ी, साथ ही दाओवादी माए, आप हर दिन खुले समुद्र में बहुत डरी रहती हैं। आपके लिए अच्छा होगा कि आप 10 साल तक आराम करें। इसके अलावा जानवरों का ज्वार अभी अभी गुजरा है। अगले 10 साल निश्चित रूप से शांतिपूर्ण होंगे। बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फैंग चेन चुप था। वह भी स्थिरता चाहता है, लेकिन उसका जीवन अस्थिर ही है और स्थिर नहीं हो सकता। दानव राजा का बदला अभी तक नहीं लिया गया है, और मेंग याओ अभी भी उसका इंतजार कर रहा है। यदि ये 10 वर्ष यही बिताए जाएं, तो कम समय में आत्मा सागर क्षेत्र के महान लोगों के खिलाफ लड़ने की ताकत हासिल करना असंभव होगा। तो उन्होंने कहा, आप दोनों की दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे फिर भी मना करना होगा। डैनी और जैस्मीन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन ऐसी शर्तों से इनकार कर देगा। गेहूं, डैनी कुछ कहना चाहता था, लेकिन फैंग चेन ने उसे बीच में रोक दिया। आप दोनों दाओ वेन, इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरे अपने कारण हैं। ये देखकर कि वह कितना दृढ़ निश्चयी था, डैनी को पता था कि इससे अधिक कुछ कहना बेकार है। उन्होंने आह भरते हुए कहा, यदि ऐसी बात है तो हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। जैस्मीन को भी बहुत दुख हुआ। अगर फैंग चेन सहमत हो जाए तो वह अगले 10 वर्षों तक उसके करीब रह सकती है। ये दुख की बात है कि दूसरा पक्ष रुकने का इरादा नहीं रखता। डैनी ने पूछा, आगे आपकी क्या योजना है साथी दाओवादी? फैंग चेन ने कहा, आइए हम एक एक कदम उठाएं। स्वाभाविक रूप से वह दूसरे पक्ष को अपना ठिकाना नहीं बताएगा, जो दोनों पक्षों के लिए अच्छा था। डैनी ने कई जेड स्लिप्स निकाली और कहा, इन जेड स्लिप्स में आंतरिक और बाहरी समुद्रों के साथ साथ कुछ खतरनाक क्षेत्रों के सबसे विस्तृत नक्शे हैं। उसने एक टोकन निकाला। उन्होंने कहा, ये कार्ड बिना किसी प्रतिबंध के आंतरिक समुद्र के द्वीपों में प्रवेश कर सकता है। बेशक, ये केवल यही कर सकता है। फैंग चेन दंग रह गया। ये वो चीजें थीं जिनकी उसे इस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन वह बिना योग्यता के इनाम स्वीकार नहीं करता था, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद द्वीप मास्टर, लेकिन ये बहुत महंगे हैं। डैनी मुस्कुराया और बोला, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए इसे एहसान चुकाने के रूप में माना जा सकता है। जैस्मीन ने यह भी कहा, साथ ही ताओवादी, कृपया इसे स्वीकार करें। इस तरह द्वीप स्वामी अधिक सहज महसूस करेंगे। ये देखकर कि दोनों ईमानदार थे, फैंग चेन ने विनम्र होना बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा, यदि भविष्य में द्वीप के मालिक को मुझसे किसी और काम की आवश्यकता होगी तो मैं यथासंभव मदद करूंगा। डैनी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, ठीक है, तो मुझे याद आ गया। फैंग चेन ने कहा, तो अब मैं विदा लेता हूँ। साथ ही दाओवादी, क्या आप जा रहे हैं? आज रात को हमारे यहाँ डिनर पार्टी है। जैस्मिन ने कहा। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया, मुझे अत्यधिक जीवन स्थितियां पसंद नहीं हैं, इसलिए चलो चलते हैं। डैनी और जैस्मीन ने फैंग चेन के दृढ़ स्वर को देखा और समझ गए कि उसे और अधिक मनाने का कोई फायदा नहीं है। डैनी ने कहा, ऐसी स्थिति में यदि भविष्य में आपके पास समय हो तो कृपया हम पुराने मित्रों से मिलने पुनः आएं। जरूर, फैंग चेन ने झुककर सिर हिलाया। फिर उसने अलविदा कहा और चला गया।
जैस्मिन ने फैंग चेन की पीठ की ओर देखा जब वह दूर जा रहा था और आह भरते हुए बोली, अफसोस, मैं आज रात उसे नशे में धुत करके उसके साथ एक रात बिताने की योजना बना रही थी। कितने अफसोस की बात है। डैनी ने उसकी ओर देखा और कहा, क्यों? इतने सालों में तुम कभी किसी पुरुष के प्रति आकर्षित नहीं हुई, लेकिन अब तुम भाई माई के प्रति आकर्षित हो। जैस्मिन ने डैनी की ओर आंखें घुमाते हुए कहा, यदि फिलोदाओइस्ट माई जैसा उत्कृष्ट पुरुष योगिनी पहले आ गया होता तो मैं इतने लंबे समय तक विधवा नहीं रहती। बाहरी समुद्र में, गहरे समुद्र में कहीं एक हॉल में, मैं हॉल में आज्ञाकारी भाव से घुटनों के बल बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे पता था कि मैं गलत था। और मुख्य हॉल में सिंहासन पर एक महिला बैठी थी। यह उसकी माँ शिनलिसा थी। शिनलिसा ने गुस्से से शिनआनन को घूरते हुए कहा, एक ताओवादी के हाथों हारना वास्तव में शर्मनाक है। शिनआनन ने असमंजस में कहा, माँ, वह आदमी बहुत अजीब है। वह मेरे मानसिक हमले से बिल्कुल भी नहीं डरता। इसके अलावा वह बहुत बेशर्म है। हैरानी की बात है, जब उसने ये कहा तो उसका चेहरा लाल हो गया और वह समझ नहीं पाई कि आगे क्या कहे। क्या सचमुच ऐसा है? शिनलिसा ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। नहीं, ये तो बेशर्मी है। एनएन कैसे फैंग चेन को ये बताने की हिम्मत कर सकती थी कि उसके साथ धोखा हुआ है? यह न केवल शर्मनाक होगा बल्कि उसकी मासूमियत भी खो जाएगी। बेशक, सायरन के बीच मासूमियत जैसी कोई चीज नहीं है। शिनलिसा ने झुंझलाहट में उसकी ओर आंखें घुमाईं और उसके हाथ के झटके से शिनआनन के कान में पहनी गई दूसरी शिनशी बाली उसके हाथ में आ गई। उसने थोड़ा सा महसूस किया और कहा, उस आदमी ने बाली पर अपना मालिक होने का दावा किया है। अब मैं बाली के स्थान को महसूस नहीं कर सकती। उसने शिनआनन को घूरते हुए कहा, मैंने मूल रूप से यह खजाना आपको उपहार के रूप में देने की योजना बनाई थी जब आप अपना 7वां स्तर मजबूत कर लें। अब एक गायब है। आप खुद ही इससे निपटने का तरीका निकाल सकते हैं। ऐसा कहने के बाद उसने बालियां वापस शिनआनन की ओर फेंक दी। शिनआनन ने दांत पीसते हुए कहा, मैं निश्चित रूप से दूसरा भी वापस ले लूंगी। शिनलिसा ने कहा, आजकल इधर उधर मत भागो, थोड़ी देर अभ्यास करो। लगभग आधे साल में समुद्री ज्वालामुखी पर एक राक्षस स्रोत दिखाई देगा। तब आप अपने कबीले के कुलीन सदस्यों को इसके लिए लड़ने के लिए ले जा सकते हैं। राक्षसी स्रोत उन जल परियों के लिए ऊर्जा का एक अपरिहार्य स्रोत है जो राक्षसों के मार्ग का अनुसरण करते हैं, विशेष रूप से शिनआनन जो रास्ता पूछने के दायरे में पहुंच गए हैं। जो लोग राक्षसी मार्ग पर चलते हैं उन्हें अन्य जीवों की तरह अपने आध्यात्मिक छिद्र खोलने की आवश्यकता है। दानव स्रोत दाव छिद्र को खोलने के लिए सबसे अच्छा ऊर्जा स्रोत है, लेकिन अन्य सायरन का उपयोग करने से पहले उन्हें राक्षसी स्रोत से बुरी आत्मा को हटाने की आवश्यकता होती है। लेकिन शिनआनन को इसकी जरूरत नहीं है, वह बुराई के रास्ते पर चल रही है। इस राक्षसी स्रोत में मौजूद राक्षसी ऊर्जा वास्तव में उसके जादू को बढ़ा सकती है। हाँ, हालांकि आनन वास्तव में फैंग चेन से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं किया। शिनलिसा ने कहा, आपको बस इस मन की बाली को अपना स्वामी मान लेना चाहिए। भले ही यह सिर्फ एक ही है, फिर भी यह आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। हाँ, शिनआनन सहमत हो गई और बालियां लेकर हॉल से बाहर चली गई। शिनलिसा ने शिनआनन को जाते हुए देखा और धीरे से आह भरी। उसकी बेटी हर तरह से अच्छी है, सिवाय इसके कि वह बहुत जीवंत है और उसकी कल्पना शक्ति बहुत समृद्ध है। वह हमेशा कल्पना करती है कि एक दिन एक राजकुमार आएगा और अपना शेष जीवन उसके साथ बिताएगा। लेकिन ये कोई परीक्षा नहीं, बल्कि हकीकत है। जब राजकुमार प्रकट होगा तो वह उससे प्रेम नहीं करेगा, बल्कि उसे मार डालेगा और अमृत ले लेगा। हालांकि ये वास्तव में शिनआनन की समृद्ध कल्पना के कारण ही है कि उसके पास इतनी मजबूत मानसिक शक्ति है। कोई बात नहीं, उसकी अपनी जिंदगी है। मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि वह बहुत ज्यादा बेवकूफ़ी वाली चीजें न करे। बाहरी लोगों की नज़र में शिनआनन एक उत्कृष्ट प्रतिभा और लिंग्यू कबीले का भविष्य है, लेकिन लिसा की नज़र में उसकी बेटी एक परेशान करने वाली इंसान है। अंतर्देशीय समुद्र, लिंगजियान द्वीप, लिंगजियान पैलेस और पीछे के पहाड़ में निषिद्ध क्षेत्र। यहाँ एक भव्य महल निषिद्ध क्षेत्र है। आत्मा सागर क्षेत्र की 2 रानियों को छोड़कर किसी अन्य कल्पित बौने को प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस समय दोनों कल्पित रानियां महल में विशाल सफेद रेशमी जैद बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठी थीं। बाहर की धूप बड़ी खिड़कियों से अंदर आ रही थी और दोनों लोगों के आकर्षक नग्न शरीरों पर पड़ रही थी। एलिंग ने दोनों हाथों से एलिस की पीठ पर लगे भयानक खून के धब्बे को धीरे से सहलाया। एलिंग की प्रत्येक हरकत के साथ
एलिस दर्द से कराहने से खुद को रोक नहीं पाती थी। हालांकि उसने अपने होंठ काटे और इसे सहन किया, लेकिन क्योंकि यह बहुत दर्दनाक था, वह समय समय पर कुछ दिल दहला देने वाली आवाजें निकालती थी। अज्ञात समय के बाद एलिंग ने अंततः अपना हाथ वापस ले लिया। एलिस का चेहरा पहले से ही लाल था और उसका नग्न शरीर भी लाल था, जिसे देखकर लोगों के मुंह में पानी आ गया और वे उसे खाने के लिए लालायित हो उठे। एलिस थककर एलिंग की बाहों में गिर पड़ी, अपना सिर एलिंग के गर्वित स्तनों पर टिका दिया और भारी सांसें लेने लगी। एलिंग ने दुखी भाव से उसे दुलारा और उसके शरीर से पसीना पोंछा। मुझे खेद है कि मैंने आपको पुनः चिंता में डाल दिया। एलिस ने माफी मांगी। एलिंग ने उसे आकर्षक ढंग से देखा और कहा, हमें तुम्हारे और मेरे बीच ये बात क्यों कहनी है? लेकिन क्या तुमने वास्तव में ऐसा करने का फैसला किया है? जब उसने ये कहा तो उसके चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी। एलिस ने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, केवल ऐसा करने से ही हम भट्टी में गुप्त क्षेत्र में खजाना प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम उस खजाने को प्राप्त करते हैं, तब तक आपको और मुझे आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के दूसरे स्तर में एक साथ प्रवेश करने की उम्मीद रहेगी। लेकिन उस खजाने पर आप, मैं और रॉकहॉर्न जनजाति लंबे समय से कब्जा किए हुए हैं, इसलिए इसे पाना इतना आसान नहीं है। हालांकि ऐसे अभिलेख हैं जो कहते हैं कि केवल वे लोग जो दाऊ क्षेत्र में पहुंच गए हैं, वे ही इस खजाने को प्राप्त कर सकते हैं। ये सिर्फ एक अभिलेख है और कोई नहीं जानता कि यह सच है या नहीं। किसी रिकॉर्ड के कारण आपको उसे उलटने के लिए गुप्त तकनीकों का उपयोग करना पड़ता है। ये वास्तव में बहुत जोखिम भरा है। एलिंग ने एलिस के नाजुक शरीर को सहलाया, जो अभी भी दिल के दर्द से भरा था। एलिस ने एलिंग के दुलार का भरपूर आनंद लिया और मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मैं काफी घायल हो गई थी और मैंने बस चीजों को बदलने का यह अवसर लिया। मेरा विश्वास करो, हमने इस बार भट्टी में गुप्त क्षेत्र के लिए पर्याप्त तैयारी की है और हम निश्चित रूप से सफल होंगे। ये सुनने के बाद एलिंग को एहसास हुआ कि अधिक कहना बेकार है, इसलिए वह केवल सिर हिलाकर एलिस से सहमत हो सकती थी। इसके बाद दोनों ने अपना उपचार जारी रखा। लिंगलू द्वीप पर रात्रिभोज का आयोजन निर्धारित समय पर किया गया। स्वाभाविक रूप से नवीन ने भी भाग लिया। आखिरकार उसने भी योगदान दिया था और वह नीलीश की बेटी थी। उन्हें जो पद दिया गया था वह भी बेहतर था, शक्तिशाली लोगों के बहुत करीब। जैसे ही वह भोज में पहुंची, वह शक्तिशाली व्यक्ति की ओर देखती रही और फैंगचेन को ढूंढने की कोशिश करती रही। इस बार फैंगचेन ने अपनी अलौकिक शक्ति प्रदर्शित की, जिससे वह बहुत मोहित हो गई। इन दिनों चाहे सोते हों या अभ्यास करते हों, फैंगचेन का सुरुचिपूर्ण शरीर हर जगह देखा जा सकता है। इसलिए वह अपनी घर की याद को दूर करने के लिए फैंगचेन से मिलने का इंतजार नहीं कर सकती थी।